मैं जाने का निर्णय लिया, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि मेरी स्कूलिंग और कॉलेज उतना अच्छा हुआ नहीं था। घर वाले तो और चिंता में आ गए कि अभी तो कुछ हम फाइनेंशियली स्टेबल हुए थे, और अब मैं खुद ये महसूस करता था कि यार मैं ज़िंदगी में ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि लगातार 3 बार से मैं प्रीलिम्स ही क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। पहली बार जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया और मैं क्वालिफ़ाई हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोइन अहमद है। मैंने यूपीएससी सीएसई 2022 में 296 रैंक हासिल की है। आपने बहुत सी कहानियाँ जोश टॉक के माध्यम से सुनी होंगी, किस तरीके से एक छोटी से क्षेत्र गांव से निकलकर संघर्षशील जीवन व्यतीत कर कर चुनौतियों से लड़कर कुछ लोगों ने ज़िंदगी में बड़ा मकाम हासिल किया है। ऐसी ही कुछ कहानी मेरी है। मैं जोश टॉक के माध्यम से आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगा, किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मैंने एक बड़ा मकाम हासिल किया, जो आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद ज़िले के एक छोटे से गाँव जटपुरा से आता हूँ, जो एक अविकसित या एक पिछड़ा इलाका माना जाता है। मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरी अम्मी और 3 भाई, 1 बहन है। हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। मेरे पिताजी यूपी रोडवेज़ में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ड्राइवर हैं। आपने देखा होगा हरियाणा रोडवेज़, उत्तराखंड रोडवेज़ या यूपी रोडवेज़, तो उन्हीं में जो वो बसें चलती हैं, उन्हीं बसों में मेरे पापा ड्राइविंग का काम करते थे, और वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब थी मेरे पापा की। हमारी फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि 7 लोगों का परिवार था। घर में मेरे मम्मी-पापा के अलावा हम 4 भाई और 1 बहन थी। पापा को पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता था, और उसमें भी एक कंडीशन रहती है कि आपको इतनी ड्यूटी करनी होगी, तो आपको इतना चार्जेस मिलेगा। तो महीने में कई बार होता है कि व्यक्ति की तबीयत भी खराब होती है या कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए छुट्टी ली जाती है। तो जिसकी वजह से कभी-कभी जो टारगेट दिया जाता था, तो वो भी पूरा नहीं होता था। तो जो एक मंथली इनकम रहती थी, वो कभी फिक्स ही नहीं रह पाती थी। तो उस सिचुएशन में पढ़ाई करवाना बड़ा मुश्किल था मेरे पापा के लिए। फिर भी उन्होंने कोशिश की कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ पाएँ। तो जो भी गाँव का अच्छा स्कूल माना जाता था, उसमें हमारा एडमिशन कराया गया। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, उस स्कूल की फ़ीस बढ़ाई जा रही थी। तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमारे घर के खर्चे भी थे, और भी तरह-तरह की ज़िम्मेदारियाँ महीने या साल में परिवार में आती रहती हैं। तो हम वो फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने क्लास 6 तक तो उसको अफ़ोर्ड करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने भी अपना एडमिशन वहाँ से कटवाया, और अपने गाँव के ही स्कूल में, जहाँ ₹50 महीने की फ़ीस थी। आप लोग जानते ही हैं कि जो गाँव के लोकल स्कूल होते हैं, तो उसमें कुछ भारी भरकम फ़ीस नहीं होती है। सिर्फ़ नॉर्मल से एक चार्ज किया जाता है। तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। उसके साथ ही मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, और मेरा सपना था उस टाइम कि मैं कुछ बड़ा करूँ, क्योंकि उस वक़्त भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो मुझे जिलाधिकारी या एसएसपी से संबंधित जो भी चीज़ें थीं, वो पता थीं, क्योंकि मेरे ताया जी थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उनसे मैं जानकारी लेता रहता था कि जिलाधिकारी कौन लोग होते हैं या एसएसपी कौन लोग होते हैं। तो वो मुझे जानकारी देते रहते थे। तो मुझे एक बेसिक आइडिया था कि आईएएस या आईपीएस क्या होता है। इसके बारे में मैं जहाँ से भी जो जानकारी मिलती थी, तो कोशिश करता था कि मैं इकट्ठा करूँ। लेकिन साथ ही जो मेरा खुद का सपना है, जो आप सभी लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में बच्चों के कई तरीके के सपने रहते हैं कि मैं आईएएस, आईपीएस भी बन जाऊँ, साथ में कुछ और भी बन जाऊँ। तो मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था, और मेरा सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट में काफ़ी रुचि रखता था, और क्रिकेट खेलता भी था, क्रिकेट देखता भी था, और क्रिकेट से संबंधित जो भी न्यूज़पेपर में रहता था, सबसे पहले मैं वही न्यूज़ पढ़ता था। तो दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही थी कि या तो मैं क्रिकेटर बनना है, या मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, और उसके बाद हम खेलने में बिज़ी हो जाते हैं। तो मैं भी सभी बच्चों की तरह स्कूल से आता था, और अपने दोस्तों के साथ पूरा-पूरा दिन क्रिकेट खेलता था, दोपहर में भी क्रिकेट खेलता था, और कभी-कभी तो खाना खाना भी भूल जाते थे क्रिकेट के चक्कर में। तो उतना मुझे जोश था उस टाइम कि मैं क्रिकेट खेलूँ।
लेकिन साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, तो 9th भी मैंने कंप्लीट किया था, 10th भी मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद 11th-12th का एक दौर आया, जो मेरी लाइफ़ का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बट जैसे ही 12th आया तो मेरे जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव सामने आया, क्योंकि क्या हुआ कि 11th क्लास में जो मेरे मार्क्स आए थे, तो वो काफ़ी कम थे। और टीचर ने मेरे बोला था कि शायद तुमको ये जो मार्क्स मिले हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, तुम इतने भी डिज़र्व नहीं करते हो। तो मुझे लगा कि पढ़ने में मैं इतना तो बेकार नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से मैं अपनी क्लास में हमेशा पढ़ने में टॉप क्लास लोगों में रहा हूँ। तो ऐसा कैसा हो गया कि टीचर मेरे को बोल रहा है कि तुम ये डिज़र्व भी नहीं करते हो। तो मैंने एक निर्णय लिया कि अब मैं जो भी 12th है, उसका जो भी सिलेबस है, उसको मैं मेहनत से पढ़ूँगा। और मेरे दोस्त लोग काफ़ी पढ़ रहे थे, तो मैंने भी निर्णय लिया कि मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूँगा। तो मैं डेली स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उससे सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पा रहा था। आप सभी लोगों को पता होगा कि एक तो विद्यालय गाँव में स्थित है और उतने क्वालिटी वाले टीचर होते नहीं हैं। तो एक लेवल तक ही मैं शायद वहाँ से कर पाता। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ट्यूशन पढ़ा जाए। तो मैंने अपने पापा से बात की कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है। तो मेरे पापा ने बोला कि मैं इतना पैसा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आपकी जो भी फ़ीस है, उस वक़्त मेरी फ़ीस ₹200 महीना होती थी, और लेकिन ट्यूशन में जो चार्जेस थे वो लगभग 600 से ₹800 आ रहे थे, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़नी थी। तो मेरे पापा की तरफ से तो मुझे रिजेक्शन मिला, लेकिन यहाँ पर जो मुझे साथ दिया वो मेरी माँ ने दिया, और उन्होंने अपने जो भी घर के खर्चे होते हैं या जो भी उनकी पॉकेट मनी थी, वहाँ से पैसे बचाकर मुझे दिए, और मैंने ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया। और जो 12 महीने या 24 महीने का कोर्स था, उसको मैंने 8 से 9 महीने में ही कंप्लीट किया, क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत करता था उस वक़्त। अगर मेरे साथी लोग 7 से 8 घंटा पढ़ते थे, तो मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई स्टार्ट की। और उस वक़्त वो पहला साल था मेरी ज़िंदगी का जब मैंने क्रिकेट नहीं खेला, क्योंकि मुझे पढ़ाई की धुन लग गई थी, और मैं पढ़ाई की तरफ मुड़ गया था, मैं कहूँ तो पूरी तरीके से। तो मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स भी अर्जित किए और अपना स्कूल टॉप किया मैंने 12th में। लेकिन 12th के बाद फिर वही जो मेरा क्रिकेटर बनने का सपना था, वो फिर वापस आया कि नहीं, नहीं, पढ़ाई तो मुझे नहीं करनी है, मुझे तो वापस क्रिकेटर ही बनना है। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना एक बार मुझे क्रिकेटर बनने के लिए ही ट्राई करना चाहिए। तो पारिवारिक स्थितियाँ तो ऐसी हैं नहीं जो मुझे प्रॉपर सपोर्ट कर पाएँ। तो इसके लिए मैंने हमारे मुरादाबाद में एक सरकारी स्टेडियम है, तो वहाँ एडमिशन लिया, ताकि मैं क्रिकेट की कोचिंग कर पाऊँ। तो मैंने वहाँ पे कुछ महीनों तक लगातार कोचिंग भी की, और मैं रोज़ गाँव से जाता था वहाँ पे 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र तय करके, तो काफ़ी थक भी जाता था। और उससे भी बड़ी चीज़ जो मुझे लगी कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए बेहतर इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, और टूर जाते हैं तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास उतने पैसे तो होते नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं अपने इसी सपने को कंटिन्यू करूँ। तो उसके लिए मैंने साइबर कैफ़े स्टार्ट किया अपने गाँव में ही 2016 में, ताकि मैं सुबह से लेके दोपहर तक साइबर कैफ़े पर बैठूँ, और फिर उसके बाद क्रिकेट की कोचिंग के लिए मुरादाबाद जाऊँ। लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ आ गया कि एक तो ये काफ़ी हेक्टिक होता जा रहा था कि मैं सुबह से लेके शाम तक साइबर कैफ़े पर बैठूँ, और उससे भी बड़ी बात जो मेरी समझ में आ गई कि ये जो मेरा क्रिकेटर बनने का सपना है, ये एक मिथ है। मेरे अंदर वो एबिलिटी या वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं क्रिकेटर बन पाऊँगा। और तो मैंने 2017 की स्टार्टिंग में ही इस सपने को छोड़ दिया कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, और जो मेरा बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि मुझे सिविल सर्विसेज क्वालिफ़ाई करना है, तो उसकी तरफ मैंने रुख किया। अब मेरी कोशिश यही थी कि जो सिविल सर्विसेज का मेरा सपना है, उसको कैसे पूरा किया जाए। जब मैंने सिविल सर्विसेज में जाने का निर्णय लिया, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि मेरी स्कूलिंग और कॉलेज उतना अच्छा हुआ नहीं था, तो मुझे दिल्ली जैसे शहर में आने के लिए प्रयास करना ज़रूरी था। तो मैंने उसके लिए कोशिश की कि कुछ पैसे इकट्ठे किए जाएँ, जो मेरा एस्टीमेट था वो लगभग 3 लाख रुपए का था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि कहीं न कहीं 3 साल इस एग्ज़ाम में लग जाएँगे, और 3 लाख के अराउंड खर्चा आ सकता है। तो उसके लिए फिर मैंने प्रयास जारी किया, क्योंकि मेरे पास तो उतने पैसे थे नहीं, ना ही मेरे घर वालों के पास उतने पैसे थे।
बल्कि घर वाले तो और चिंता में आ गए कि अभी तो कुछ हम फाइनेंशियली स्टेबल हुए थे और आप अब साइबर कैफ़े भी छोड़कर जाओगे, प्लस जो तैयारी करोगे उसके लिए भी पैसे कहाँ से लाओगे? तो मैंने निर्णय किया कि जो भी मेरे पास 25 से 30 हज़ार रुपए सेविंग थी, वो मैं अपनी पढ़ाई में लगाऊँगा, तो उससे तो पूरा हो नहीं पा रहा था। तो उसी बीच मैंने एक बहुत बड़ा काम किया कि मैंने अपनी दुकान पे लोन ले लिया। मुझे ये भरोसा था कि अगर मैं 3 साल अच्छे से मेहनत करूँगा, तो जीवन में कुछ न कुछ बेहतर कर पाऊँगा। क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले ज़रूरी है कि आपका उस पर भरोसा होना चाहिए, जो मैंने खुद पर दिखाया। और मैंने अपनी दुकान पर लगभग 1.5 लाख रुपए का लोन करवा लिया और मुझे ये था कि मेरे जाने के बाद जो मेरे बड़े भाई हैं, वो दुकान चलाएँगे, तो वो इस लोन को चुकता कर देंगे और घर की भी थोड़ी मदद करते रहेंगे, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन जो मैंने धनराशि जमा की थी, वो फिर भी कम पड़ रही थी, तो उसके बाद मैंने अपने दादा के अकाउंट पे भी लोन करवा लिया, तो उससे फिर मेरी जो धनराशि थी, वो पूरी हुई और मैं पूरा एस्टीमेट बनाकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। लेकिन यही है कि दिक्कतें यहाँ भी कम नहीं हुई और 1 से 1.5 साल के बाद जो मेरे पैसे थे वो ख़त्म हो गए क्योंकि जो मेरा एस्टीमेट था वो अ, सही साबित नहीं हुआ क्योंकि जो पैसे मैंने कोचिंग के लिए रखे थे वो एस्टीमेट बनाते समय बहुत कम थे लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली में आया तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि बहुत तरीके के खर्चे हो जाते हैं। बुक्स खरीदनी होती हैं और भी कुछ खर्चे होते हैं। तो मेरे पैसे फरवरी या मार्च में पूरी तरीके से समाप्त हो गए। तो अब मुझे चिंता होने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ? तो तभी उसी वक़्त एक एनजीओ है अतिया फाउंडेशन, तो वो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करता है जो खुद से सिविल सर्विसेज़ की तैयारी नहीं कर सकते या उनके पास वो रिसोर्सेज़ नहीं हैं। तो मैंने वहाँ का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जिसकी वजह से ये हुआ कि मुझे रहने-खाने की दिक्कत ख़त्म हो गई और जो भी मेंटरशिप उनके द्वारा दी जाती थी वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। बट उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक नया दौर स्टार्ट हो गया, वो था फेलियर का दौर, जो हर किसी की ज़िंदगी में आता है। 2019 में तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो उस वक़्त तो मैं फ़ेल हुआ था। तो समझ में आया कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो क्योंकि सिविल सर्विसेज़ क्वालीफ़ाई करने के लिए जैसे आपको पता है कि एक वक़्त तक तो प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो मैंने उतनी प्रिपरेशन नहीं की थी और क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं थी, मैं गाँव से निकल के आया था। मुझे उतना अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। बस ये था कि सिविल सर्वेंट बनना है, तो उसके लिए एग्ज़ाम दिया, तो वो क्वालीफ़ाई नहीं हो पाया। फिर 2020 में भी यही हुआ मैंने पढ़ाई तो कर ली थी लेकिन उम, यही है कि चीज़ें मेरे पक्ष में नहीं जा रही थी और 2020 का भी मेरा प्रीलिम्स क्वालीफ़ाई नहीं हुआ। लगातार 2 फेलियर हो गए थे और मेरे लिए दिल्ली में टिके रहना बड़ा मुश्किल था क्योंकि इसी वक़्त आप जानते हैं कि लोगों के ताने आने भी स्टार्ट हो जाते हैं। लोग तरह-तरह से टॉन्ट कसते हैं कि अरे गया है, वापस आ जाएगा, 1-2 साल है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और रिश्तेदार भी तरह-तरह की बातें करते थे। पापा से बोलते थे कि क्या आप हम 4 भाई हैं, तो उनको बोलते थे कि क्या इनको आप पढ़ा रहे हो? इनसे मज़दूरी करवाओ। 400 रुपए महीना अगर कमाएँगे, तो 1600 रुपए घर में आएँगे। तो आप क्यों ये बिना वजह की चक्कर में पड़े हैं, पढ़ाई कर के सारे बच्चों को बेकार कर रहे हैं। इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। लेकिन मैं यहाँ शुक्र अदा करूँगा हमारे पापा का कि उन्होंने इन सभी बातों को नज़रअंदाज किया और हमको कंटिन्यू सपोर्ट किया। फाइनेंशियली तो वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी लेकिन मॉरल सपोर्ट उनका हमेशा था कि जो तुम कर रहे हो करते रहो, किसी तरीके की बात भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़िंदगी में बेहतर करोगे। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो उस टाइम नहीं थी क्योंकि एनजीओ कहीं न कहीं मेरा खर्चा उठा रहा था बट मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है जब आप ज़िंदगी में फ़ेल करते हैं तो। 2021 का अटेम्प्ट मैंने दिया, उसमें भी मैंने थोड़ी अपनी कमियों को जानने की कोशिश की बट फिर वही हुआ कि मैं फिर एक गलत स्ट्रैटेजी का शिकार हो गया और 2021 का प्रीलिम्स भी मेरा क्वालीफ़ाई नहीं हुआ। लगातार 3 प्रीलिम्स क्वालीफ़ाई ना करना मेरे खुद की योग्यता पर सवाल खड़ा करता था। मैं खुद ये महसूस करता था कि यार मैं ज़िंदगी में ये एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि लगातार 3 बार से मैं प्रीलिम्स ही क्वालीफ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बड़ा डरावना-सा एक
वक़्त था जिसमें मुझे लग रहा था कि शायद अब प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो वक़्त तुम डिसाइड करके आए थे, वो अब ख़त्म हो चुका है। तुमने खुद से 3 साल माँगे थे, तो 3 साल में तो आपका नहीं हो पा रहा है। बट फिर यही है कि मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए कोशिश ये की कि 2020 में जो कोरोना का वक़्त आया था या 2021 में जो कोरोना का वक़्त आया था, तो मैंने अपने दिमाग से ही ये सवाल पैदा किया कि नहीं, नहीं, मेरे 3 साल नहीं हुए हैं, मेरा कुछ वक़्त कोरोना में ज़ाया हुआ है, तो बेहतर ये है कि मैं इस वक़्त को अब दोबारा से यूज़ करूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार मुझे 2022 का जो अटेम्प्ट है, वो देना है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। कि 2021 नवंबर में शायद रिज़ल्ट आया था 2021 के प्रीलिम्स का, तो उसके बाद 6 महीने थे, तो उन्हीं 6 महीने को मैंने मान लिया कि ये बस ज़िंदगी के लास्ट 6 महीने हैं और जितनी मेहनत मुझसे हो सकती है, मैं उतनी मेहनत करने की कोशिश करूँगा, अपने साथ ईमानदारी रखूँगा। तो फाइनली मैंने 6 महीने तक बहुत अच्छे से मेहनत की और 2022 का प्रीलिम्स मेरा क्वालिफ़ाई हुआ। उसमें मेरी कोशिश यही रही कि जो भी गलतियाँ मैंने 2019 के एग्ज़ाम में की थी, 2020 के एग्ज़ाम में की थी, 2021 के एग्ज़ाम में की थी, वो गलतियाँ दोबारा ना हों। उससे भी ज़्यादा जो मेरा अपना खुद का रहता है कि इंसान को उतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो खुद का सामना कर सके। तो मैं शायद उस लेवल पे पहुँच चुका था कि मैं खुद का सामना करने के लिए तैयार था। मैंने अपने दोस्तों से ये बात बोली थी कि अगर इस बार नहीं होगा, तो फिर मेरा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने उतनी पढ़ाई कर ली थी। मुझे खुद पे उतना भरोसा था कि जितना मैं कर सकता था, उतना मैंने किया है। मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपने साथ कोई कोताही नहीं बरती है। उसके बाद मेरा जैसे ही प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ तो 3 अटेम्प्ट्स के बाद पहली बार जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया और मैं क्वालीफाई हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण यही था। मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि मुझे फाइनल रिज़ल्ट की भी उतनी खुशी नहीं हुई, जितनी खुशी मुझे प्रीलिम्स के रिज़ल्ट की हुई। फाइनल रिज़ल्ट के बाद लोगों का अटेंशन बढ़ा, एक टैग तो मिल ही गया कि हम सिविल सर्वेंट बन गए हैं। लेकिन जो तीसरे अटेम्प्ट के बाद खुशी मिली थी, वो सबसे बड़ी ये थी कि मैं खुद पर विश्वास कर सका कि मैं इतने बड़े एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर पाया। तो उससे एक मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसी का ये परिणाम था कि मैंने मेंस में खुद को झोंक दिया और उन 3 महीने मैंने जितना हो सकता था उतनी मेहनत की, पूरी तरीके से अच्छे से आंसर राइटिंग की और जितना मैं नोट्स बना सकता था अपने नोट्स बनाए और इसी का परिणाम रहा कि मेरे पहले अटेम्प्ट में ही मेंस क्वालीफाई हो गया। और वो एक कॉन्फिडेंस जो मुझे प्रीलिम्स क्वालीफाई करने का मिला था, खुद पर यकीन करने का मिला था, वो कंटिन्यू मेरे अंदर नज़र आता रहा और इंटरव्यू के दौरान भी मेरा यही प्रोसेस रहा। मेरे को खुद पर विश्वास था, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है, मैंने मेंस क्वालीफाई किया है, तो मैं इंटरव्यू भी अच्छे से करूँगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि इंटरव्यू में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, जो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में, 187 मार्क्स आए। तो वो यही था कि मुझे खुद पर यकीन था, मुझे खुद पर ये लगता था कि मैं चीज़ों को बेहतर कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने 3 फेलियर के बाद जीत का स्वाद चखा है, तो जो चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही थी और फाइनली मेरा 2022 में यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और मुझे काफ़ी अच्छी रैंक भी मिली, 296 रैंक मुझे प्राप्त हुई। तो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, मैंने बुरा वक़्त देखा, मैंने मुश्किल हालात देखे, मैंने फाइनेंशियल कंडीशन से लड़ा, मैंने जीवन में रिस्क लिया, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी। तो वो कहते हैं ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मैं ज़िंदगी के हर मकाम पे लड़ा और उसी का परिणाम है कि आज मैं जॉश टॉक के माध्यम से अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने सपनों को बड़ा कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप बड़े सपने देखेंगे नहीं, तो उनको फिर पाने का प्रयत्न कैसे करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप अपने सपनों को पाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए कि स्वयं का सामना कर सको। दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़िएगा, कठिनाइयाँ आती हैं, हर किसी के जीवन में आती हैं और अगर आप मेरी तरह एक पिछड़े और अविकसित इलाके से संबंध रखते हैं, तो परेशानियाँ और ज़्यादा आ सकती हैं। लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अंत में जॉश टॉक्स यूपीएससी टीम की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, जो आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान बना सकता है और जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं प्रिपरेशन में, उसमें काफ़ी सहायक हो सकता है।
तो आप इस मैसेज को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर